अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है रोहित शर्मा जी ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रोहित जी जर्नलिस्ट हैं इंडिया से और बहुत ज़बरदस्त अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। बहुत शुक्रिया रोहित कि आज आप आए हैं। और थैंक्स अ लॉट। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमें देख रहे हैं, प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम आज करेंगे इमरान खान की। और इमरान खान यानी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि जी वो भारत को किसी से भी ज़्यादा जानते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ कोई बात नहीं हो सकती जब तक कि कश्मीर का इशू जो है वो सॉल्व नहीं किया जाता। इस पे मैं रोहित जानना चाहूंगी कि क्या कहेंगे आप कि खान साहब जो है उन्होंने कह दिया कि जी मैं तो इंडिया को बहुत जानता हूँ। यही बात तो हम सुनना चाह रहे थे कि आप इंडिया को कितना जानते हैं। ये इंडिया को किसी से भी ज्यादा जानते हैं, तो इनकी इनकी सेटिंग क्यों नहीं हो पा रही? जानकारी तो बात थी, जानकारी तो चाहिए होती है किसी से सेटिंग करने की। अब ये बोल रहे हैं कि मैं किसी से भी ज्यादा जानता हूँ। अच्छा, इनका इनका एक बहुत बढ़िया चीज है, आज ये कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं। शायद पाकिस्तान में भी इन्हें यू टर्न प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही तो इन्होंने एक वो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट निकाला था, जिसमें बोला था 100 साल तक हम इनसे इंडिया से पीस चाहते हैं। उसमें कश्मीर का ऐसा कोई जिक्र नहीं था कि 370 हटाया जाए और 370 दोबारा लगाया जाए। अब ये दोबारा बोल रहे 370 लगाओ, मतलब कौन सी कहानी, मुझे समझ में नहीं आई इनकी। खैर जो बोले बोले, अब मुझे नहीं समझ में आता। और इंडिया को किसी से भी ज्यादा जानते हैं, तो ये एक्सप्लेन कर दें कि ये कि इंडिया क्या है। भाई आप अमेरिका को एक्सप्लेन कर दीजिए। इनफैक्ट आपको जानने वाले कौन है? आपको सबसे ज्यादा कौन जानता है? पहले इस पे आते हैं। आपको सबसे ज्यादा जानता है तालिबान, आपको सबसे ज्यादा जानता है हाफिज सईद, आपको सबसे ज्यादा, अब तो आपके लिए वेलकम भी हाफिज सईद और वही कर रहे हैं, क्या नाम है उनका, अजहर मसूद। ठीक है, अमेरिका से तो फोन आया नहीं, वो आपको जानते ही नहीं है। और पुतिन भी आपके पास नहीं आए। अभी आप जा रहे हैं शायद पुतिन से मिलने, सुना तो था सेकंड हाफ ऑफ सेकंड फोर्टनाइट ऑफ फरवरी में जाएंगे, अभी तक गए तो है नहीं। और एक ऐसे टाइम पे जा रहे हैं जब वो यूक्रेन से टेंशन लिए घूम रहे हैं। तो कितनी सक्सेसफुल होगी और कैसी मीटिंग होगी, वी डोंट नो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मोदी को तो सब जानते ही हैं। आपको कौन जानता है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कौन जानता है? अब तो सुना है कि इनको सबसे अच्छा जो जानती थी वो भी लाहौर पहुंच गई हैं। अब पता नहीं लगा कि क्या है बाकी, और बाकी जो दो जानती थी वो पहले ही जा चुकी हैं। तो अब कौन जानता है ये तो बता दीजिए। इनको कौन जानता वो नहीं पता। और दूसरी चीज इन्होंने जो बोली कि 370 अगर दोबारा लगेगी तभी हम बात करेंगे, ये चीज आपको मुबारक, इंडिया 370 तो दोबारा लगाने वाला नहीं है। और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड पॉलिसी है। और ये अब इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, वो 370 दोबारा नहीं लगा सकती, ये भी बहुत क्लियर है। जिस गवर्नमेंट ने लगाया वो गवर्नमेंट दोबारा कभी पावर में नहीं आएगी, ये बात बहुत क्लियर है। हाँ, स्टेटहुड मिल सकती है दोबारा वापस कश्मीर को, 370 दोबारा इंपोज नहीं हो सकती। सिर्फ 70 साल बाद तो बड़ी मुश्किल से उससे जान छूटी है। अब वो दोबारा लगा देंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। और जो लगाए, जिस गवर्नमेंट लगाई, कांग्रेस हो या थर्ड फ्रंट गवर्नमेंट हो या ममता बनर्जी हो या डीएम कोई भी गवर्नमेंट हो, वो 370 दोबारा नहीं लगा सकती। इतना पॉपुलर डिसीजन था। तो अगर उस गवर्नमेंट ने दोबारा इलेक्शन लड़ना है तो 370 कभी भी रीइंपोज नहीं करेगी। दूसरी चीज, ऐसे सूरत हाल में क्या, जब इंडिया ने 370 दोबारा लगाई नहीं और आप 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, तो आप ऐसे ही चलेंगे क्या? तो ये 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 जो स्टेटमेंट्स ये दे रहे हैं विदाउट कंसल्टिंग हिज डिप्लोमैट्स, विदाउट कंसल्टिंग हिज फॉरेन मिनिस्टर या विदाउट कंसल्टिंग हिज फॉरेन सेक्रेटरी, एक बार वो कंसल्टेशन जरूरी होती है। और अगर आपके फॉरेन सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर भी यही बोल रहे हैं, आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी यही बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट आप दीजिए, फिर तो वाकई में अल्लाह ही मेहरबान है। फिर तो आप दिन में 5 बार की जगह 7 बार नमाज पढ़ें, अल्लाह नहीं बचाना आपको, और कोई नहीं बचा सकता। मुझे एक चीज और बताइए इसमें रोहित जी, जैसे कि इस तरह की स्टेटमेंट्स का इमरान खान साहब की तरफ से आती रहती हैं, जिसपे कि ना सिर्फ ये कि भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत लोग हंसते हैं। लेकिन साथ साथ जो है उन्होंने ये भी कहा, यानी फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि जी हम चाइना और अमेरिका के बीच में सुलह करवा सकते हैं, जो डिस्प्यूट है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये ऐसा कुछ पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है? और इसी में मैं अगर एक चीज और ऐड कर दूं, क्योंकि सॉरी मेरा क्योंकि गला आजकल खराब है,
तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि उन्होंने साथ ही जो है वो फवाद चौधरी साहब ने जैसे कि कहा कि उसके बारे में यूएस और चाइना का, और जो हमारे साथ हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि जी जो आपके एक हिजाब का एक चला था, बल्कि चल रहा है अभी भी एक कंट्रोवर्सी, कि जी बड़ा गलत हो रहा है और इसको भी सारी दुनिया को देखना चाहिए। तो आपको लगता है कि हम दूसरी कंट्रीज में इंटरफेयर कर सकते हैं? अभी भी हम किसी को कुछ समझाने की पोजीशन में हैं, कुछ कह सकते हैं? फवाद चौधरी जी जो हैं उन्होंने बोला हम चाइना और अमेरिका के बीच में सुलह करा देंगे। अगर वो करा सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, मैं उसको वेलकम करता हूं, कोई और करे ना करे। लेकिन पहले आपके पास तो फोन आए, आपके पास फोन आया नहीं 1 साल से, वो बात कैसे करोगे? चिट्ठी लिखोगे या टेलीग्राम करो? क्या करोगे? कैसे बताओगे? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कोई पूछ नहीं रहा, किसी ने इनविटेशन कार्ड नहीं दिया, शादी में जाने के लिए तैयार है और वो दूसरे मेहमान को ले जाने के लिए तैयार है। अरे भाई कोई बुलाए तो, फोन नहीं आया आपका वहां पे। हाँ, शाह महमूद कुरैशी बोले तो वो वहां पे जाके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिल चुके। शाह महमूद कुरैशी बोले तो मैं मान लेता हूँ। फवाद चौधरी खुद कितना मिल के आए हैं? अच्छा, वो रिपोर्ट नहीं करते शाह महमूद कुरैशी को, ना शाह महमूद कुरैशी उन्हें रिपोर्ट करते, राइट? वहां पे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को खुद को फोन नहीं आया, ठीक है। अब डिप्लोमेटिक टॉक्स दोनों कंट्रीज के बीच में या और कोई टॉक्स दोनों कंट्रीज के बीच में किस लेवल पे चल रहे हैं? क्या उस लेवल पे चाइना और अमेरिका की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती हैं? इनफैक्ट फवाद चौधरी को मैं माफ भी करता हूं, कभी कभी वो ना वो जो बोलते हैं उनको खुद नहीं पता होता, अगले दिन वो सोचते हैं कि यार ये बोल दिया था ना, चलो ठीक है आप जस्टिफाई करेंगे, तो दिस हैपेंस। और जहां तक बात हिजाब की, आपके शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बोला, देखिए हिजाब की बात हो या कोई और बात हो, शाह महमूद कुरैशी साहब भी ना, देखिए मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, वो मिनिस्ट्री में कई बार रह चुके हैं, वो एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं। आपकी आवाज कम आ रही है, आपकी आवाज कम आ रही है। एक कॉल आ गई थी। वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं कई बार, तो अगर पहले भी रह चुके, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि ये इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस है, क्योंकि इलेक्शन सामने खड़ा दिख रहा है सबको, इसलिए वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वरना कोई फॉरेन मिनिस्टर ऐसा स्टेटमेंट दे नहीं सकता दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में। एक दिया था आपके प्राइम मिनिस्टर ने, वो फ्रांस के मामले में, वहां फ्रांस में एक आदमी मरा, आपके यहाँ कई मर गए, 8 तो पुलिस वाले मर गए उसी उस एक स्टेटमेंट पे। सो इमरान खान इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज डेथ्स। इनफैक्ट वो जो भी स्टेटमेंट था, जो कि हम फ्रांस के एम्बेसडर को एक्सपेल कर देंगे, तो वो भी जो स्टेटमेंट था वो टीएलपी ने इनसे कैच किया, टीएलपी की ओरिजिनल डिमांड नहीं थी। उसके बाद प्रोटेस्ट हुए, पहले लाहौर में मरे, फिर उसके बाद दूसरे प्रोटेस्ट में, पहले प्रोटेस्ट में गाड़ियां जली, दूसरे प्रोटेस्ट में पुलिस वाले मरे। इसके बाद भी अगर कोई गवर्नमेंट ये ना सीखे कि भाई दूसरे के मामले में टांग अड़ाने से हमें नुकसान हो रहा है, तो उस गवर्नमेंट को तो भगवान मालिक है भाई, फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। और शाह महमूद कुरैशी साहब से ऐसी बेवकूफियाना स्टेटमेंट्स तो मैं उम्मीद नहीं करता हूं, लेकिन कर रहे हैं, ठीक है, करते रहने दो ना। हिजाब रो उनके यहाँ, उनकी अपनी 10 मिनिस्टर्स हिजाब नहीं पहनती, पहले उन्हें पहना लेते, और उनकी अपनी 10 वो हैं। और बाकी जाए यहाँ तक, यहाँ की बात है इंडिया की, वी हैव ओवैसी साहब ने इसका जवाब दे दिया, मेरे घर का मामला है, आप मत बोलिए। मैं ओवैसी साहब को मैं उनका कोई डाई हार्ड फॉलोअर नहीं हूं, लेकिन उनके जवाब को मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान और भारत दोनों एक दूसरे के जो भी मामलात होते हैं उसमें बोलते जरूर है, चाहे वो बाद में कह दें कि नहीं जी हमारे बारे में ना बात करें, हैं हमारा मसला है। लेकिन कमिंग बैक टू इमरान खान, और लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी आपसे रोहित जी, कि आपको लगता है कि क्या वाकई में जब तक कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं हो जाता, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है टर्म्स जो है वो बेटर नहीं हो सकते? वैसे बहुत से हमारे दोस्त और बहुत से हमारे जो देखने वाले हैं वो ये जरूर, मुझे यकीन है कि लिख देंगे कि जी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के अच्छे ताल्लुकात हो। लेकिन फिर भी हमें समझना चाहिए इस चीज को कि पीसफुली रहना है दोनों कंट्रीज ने, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है
हमने जंगे करके भी देख लिया, सब कुछ का एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा के भी देख लिया, लेकिन आपको लगता है कि क्या सिर्फ कश्मीर ही एक वाहिद चीज है जिसकी वजह से हमारे बीच में इस तरह के टर्म्स है, और कश्मीर इशू सॉल्व हो जाएगा तो हम लोग बड़े वो क्या बोलते हैं उसको, करण अर्जुन, या कौन सी कंट्रीज हैं जो बड़े मिलके रहती है ना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, या वो कनाडा और अमेरिका की तरह, क्या इस तरह रहना शुरू हो जाएंगे? कश्मीर सॉल्व हो जाएगा मुझे इसमें शक है कि कश्मीर सॉल्व हो जाएगा। 70 साल हो गए, ये सिलसिला शुरू हुआ था नेहरू से, फिर उसके बाद नेहरू की बेटी प्राइम मिनिस्टर बनी, फिर उसके बाद उनकी बेटी के बेटे बने, और आजकल उनकी बेटी के चौथी जनरेशन है जो कि पॉलिटिक्स में है, हो सकता है एक दिन प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो चौथी जनरेशन आ गई, कश्मीर नहीं सॉल्व हुआ। तो आपको लग रहा है कि राहुल गांधी के पोतों के पोते भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए और उसके बाद भी सॉल्व हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। मैंने क्यों ये एग्जाम्पल दिया गांधी नेहरू फैमिली का, क्योंकि ये खुद कश्मीर में इन्वॉल्व रहे। नेहरू के टाइम पे भी इशू था, नेहरू जी इसको लेकर के चले गए यूएन में, उसके बाद इंदिरा गांधी के टाइम पे भी इशू था, राजीव गांधी के टाइम पे भी इशू था, और अब राहुल गांधी भी, मतलब वो बोले राहुल गांधी के परदादा भी इसी इशू से डील कर रहे थे और राहुल गांधी भी इसी इशू से डील कर रहे हैं। जहां तक बात ये कि कश्मीर सॉल्व हो जाएगा तो बाकी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। जिसकी इच्छा होती है ना सॉल्व करने की, वो एक बच्चा होता है जो बोलता है कि चांद, मुझे चांद चाहिए, चांद लाके दो तब पढ़ूंगा, तो वो वाली हालत है। वो पढ़ाई होनी ही नहीं है, वो होना होता तो सॉल्व करने के तरीके होते। तो क्या आपको लगता है फ्रांस और यूके में कोई प्रॉब्लम नहीं है? फ्रांस और यूके एक ओलंपिक्स थे, यूके ये वाले जो लंदन ओलंपिक्स निकले थे पिछले से पिछले, लंदन ओलंपिक्स के लिए दोनों के दोनों आर्च राइवल्स बिड कर रहे थे, और वो बिडिंग में लंदन जीत गया, तो फ्रांस में क्या पोजीशन थी, और उसने पॉलिटिकल वहां पे स्टॉर्म निकाला था। ठीक है, देन एक जर्मन यूनिफिकेशन वाला इशू बताऊंगा। जर्मन यूनिफिकेशन, यूके यूरोप में भी तीनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। यूके फ्रांस और जर्मनी को पसंद नहीं करता, फ्रांस जो है यूके और जर्मनी को पसंद नहीं करता, और जर्मनी दोनों को पसंद नहीं करता है। और ये पुरानी राइवलरी है, सदियों पुरानी, आज की नहीं है। ये 200-300 साल पहले जाती है राइवलरी, उससे भी पुरानी। जब जर्मन यूनिफिकेशन हो रहा था तो इसके खिलाफ कौन कौन थे? सोवियत यूनियन, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। तो उस समय जर्मन यूनिफिकेशन के टाइम पे सोवियत यूनियन मान गया, उसको लोन दे दिया। अमेरिका मान गया, उसको बोला कि भाई मेरी आपकी नेटो फोर्सेस आगे तक पहुंच जाएंगे, तो अमेरिका मान गया। फ्रांस एकदम एंड में माना, और ब्रिटेन माना ही नहीं, मजबूरी में माना। ठीक है, इतने डिफरेंसेस हैं। और आज जब ब्रिटेन छोड़ रहा था, जब ब्रेक्जिट कर रहा था, यूरोपियन यूनियन छोड़ रहा था, सबसे ज्यादा खुश जर्मनी था। तो ये डिफरेंसेस वहां भी हैं, लेकिन जब उनको दिखता है कि बिजनेस का मामला है, हमें एक यूनिटी में रहना है, तो वो यूनिटी में रहते हैं। ये इश्यूज होंगे उनके आपस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो हम दूसरे इश्यूज सॉल्व करने के ही मूड में नहीं है। क्यों करने के मूड में नहीं है? क्योंकि हम चाहते हैं नहीं। आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं? हम सॉल्व इसलिए नहीं करने चाहिए, हमें हमारा सॉल्व करने का मूड नहीं है, क्योंकि हमारी रोजी रोटी उस पर चलती है। हम एंटी इंडिया और एंटी पाकिस्तान एजेंडे पे काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बीच में घुसे हुए हैं, इसमें आर्म्स डीलर्स घुसे हुए हैं, इसमें दूसरे लोग घुसे हैं। 1 रुपए की दवाई है जो कि आपके पास डायरेक्ट जा सकती थी, आपके पास 1.5 रुपए 2 रुपए की हो जाती है, लेकिन वो वाया दुबई जाती है, तो दुबई भी उसमें कमाता था। तो ये इसमें बहुत सारे लोग घुसे हैं, और हमारे पॉलिटिशियंस भी इसमें इन्वॉल्व। ये इतनी आसानी से सोल्व होने वाला मैटर नहीं है। और दूसरा ये कि यहाँ के, मैं ये कहना चाहती हूँ, लोगों के सोचने का अंदाज भी और है। जो आप यूरोपियन और अमेरिकन और कैनेडियन उन सब की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी उस तरह से नहीं सोचते। हम लोग बड़े इमोशनल से मतलब लोग हैं, जो कि मैंने देखा कि वहां के लोग नहीं होते, वो ज्यादा अपना
दिमाग इस्तेमाल करते हैं कि जी हमें अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, हमने अपनी जो कंट्री में बाकी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना है, हम बस उसी में लगे रहते हैं कि नहीं जी नहीं, हमने जो है ना वो उनसे मेडिसिन कैसे ले लेनी है इंडिया से, या इंडिया ने यहाँ से कोई चीज कैसे बोल देनी है। तो ये बिहेवियर का चेंज, या एक थोड़ा सा हमारे यहाँ जो साउथ एशिया की तरफ लोग जो रहते हैं, आपको लगता है कि थोड़े से डिफरेंट है? बाकी जाहिर हम यूरोपियंस जैसे हमारे नहीं होते, हम इमोशनल भी ज्यादा होते हैं, मतलब जितना हम हंसते हैं उतना ही हम रोते भी हैं। वैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो, कि मैं जितना हंसती हूँ बाकी में जिस वक्त रोने पे आती हूँ तो रो रो के जैसे कहते हैं ना, मैं बाल्टियां भर देती हूँ। लेकिन मैं यही कहूंगी कि मुझे ये बताइए कि क्या ये एक बिहेवियर का चेंज भी आपको लगता है लोगों के अंदर, के लोग मुख्तलिफ रहते हैं, इस वजह से हम लोग किसी चीज के ऊपर कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है? लोग कुछ नहीं होते। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है। लोगों को इस चीज से ज्यादा फर्क पड़ता है कि मेरे को पेट्रोल किस कॉस्ट पे मिल रहा है, मेरे घर का राशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। लोगों को इससे फर्क पड़ता है। कश्मीर एक इशू है जिस पर आप भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन मैंने देखा कि मुशर्रफ के टाइम पे हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। जब भी आर्मी जनरल्स आते हमारी दोस्ती अच्छी हो जाती है, और जब भी कभी ये पॉलिटिशियंस आ जाते हैं पाकिस्तान में तो दोस्ती खराब हो जाती है। मैं आज तक कभी कश्मीर नहीं गया हूं, और आप भी अपनी साइड कश्मीर नहीं गए होंगे। मतलब जम्मू जम्मू रीजन अलग छोड़ दीजिए, जम्मू में मैं गया हूं, लेकिन मैं भी गई हूँ, मैं कश्मीर भी गई हूँ, अपनी साइड के कश्मीर पे गई हूँ। अच्छा, तो एक बार गई होंगी, 2 बार गई होंगी, ठीक है, हाँ। 10 बार गई होंगी। कोई मकान तो वहां खरीदा नहीं है, ठीक है, तो किसी को उससे फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। और लोग अगर गए भी हैं 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई ऐसा इमोशनल अटैचमेंट होता नहीं, राइट। तो कश्मीर एक ऐसा इमोशनल इशू क्यों बन गया है, ये सोचने वाली बात है। और कश्मीर को इस तरीके से कि दोनों कंट्रीज की एक एक अस्मिता का सवाल, या दोनों कंट्रीज की एक रेपुटेशन का सवाल बना लिया। क्यों बना लिया, ये भी एक वो है। अच्छा, इंडिया में कश्मीर एक बहुत बड़ा इशू नहीं है। इंडिया में अगर आप ले तो जब कश्मीर का जिक्र होता है तभी इशू होता है, लेकिन पाकिस्तान में हर तीसरे दिन कश्मीर का जिक्र होता है, क्योंकि पाकिस्तान छोटा कंट्री है, 4 स्टेट्स हैं। अभी एक आपने 5वीं बनाई गिलगित बाल्टिस्तान, और एक 6ठी स्टेट साउथ पंजाब बनने की बात हो रही है, एक 7वीं स्टेट आपकी कश्मीर। तो हमारे पास पहले ही 28 हैं, और हम लोग इतना बिजी हैं अपने आप में उन 28 को संभालने में कि वो कश्मीर एक 28वीं स्टेट बनती है, एक स्टेट और बनती है। हमारे पास कश्मीर से ज्यादा प्रॉब्लम्स दूसरी स्टेट से आती हैं, ये भी याद रखिए। दूसरी स्टेट में भी प्रॉब्लम्स हैं, नहीं खैर, कहीं पानी हमारे यहाँ नहीं तो है, कहीं लोग, कुछ नहीं है। नहीं हमारे यहाँ तो खैर लोग ये भी कहते हैं कि हम कश्मीर का इशू सॉल्व करना ही नहीं चाहते, इसलिए कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानें जो हैं या जिनके बिजनेसेस जो हैं वो चल ही कश्मीर के नाम पर है, कश्मीर फंड के नाम पे, कश्मीर जिहाद के नाम पर, और इसी तरह की कई चीजें हैं जो हम कश्मीर कश्मीर करके और प्लॉट खरीद रहे हैं और कॉर्नर के प्लॉट खरीद रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं। तो ये चीजें हम लोगों को समझ में आ गई हैं, और अब हम इस चीज के लिए मान गए कि आखिर कश्मीर इशू सॉल्व क्यों नहीं होता। बट स्टिल हमारे प्राइम मिनिस्टर जिस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो जाहिर उनके भी जरूर कोई बेचारे के ऊपर प्रेशराइज कोई करता होगा कि ये बोल दो जाके, तो शायद वो इसलिए कह देते हैं। पॉसिबल है, बहुत सिर्फ पॉसिबल है। एक सिर्फ एक चीज पे आप नजर रखना, साल में या महीने में कितनी बार हमारे पॉलिटिशियंस पाकिस्तान का नाम लेते हैं या कश्मीर का नाम लेते हैं, और कितनी बार आपके पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस लेते हैं। उसी से पता चल जाएगा कि कौन इस इशू को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहा है। दूसरे इश्यूज को हम समझौता चला सकते थे, शायद हमारा एक वो ट्रेन का रेक भी पाकिस्तान में पड़ा, आज तक आया नहीं वापस। हम मुनाबा कोकरापार फिर चला सकते थे। हम एक डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं है दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में, एक डायरेक्ट फ्लाइट तो होती ही, नहीं बॉर्डर से पैदल देखिए, क्रॉसिंग थी। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि आप लोगों का यहाँ पे बिल्कुल वो जो ट्रेन की बात आप कर रहे हैं ना, जो ट्रेन आई थी वो हमने वापस नहीं किया वो डब्बा, तो आप लोगों ने कौन सा हमारा हैंडपंप वापस कर दिया जो सनी देओल जी ले गए थे हमारे यहाँ सुखाड़ के? उसमें आपकी जो मूवी थी सनी देओल की, आपने जरूर देखी होगी, क्या नाम था उसका, देखो मैं नाम ही भूल गई हूँ सनी देओल की मूवी का नाम, कदर। वो जो गदर, हाँ। तो वो हैंडपंप वापस किया आप लोगों ने? जो आप लोग किस मुंह से मतलब अब हमसे चीजें मांग रहे हैं? पहले आप मुझे हैंडपंप वापस करवाएं, सनी देओल जी से बात कीजिए, उसके बाद कुछ कहिएगा। देखिए, मैं आपसे डायरेक्ट लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि
वो मौलाना साहब ने बोला है कि आप 72 हूरों की सरदार बनेंगी, मैं ऊपर कोई पंगा नहीं चाहता, उस केस में कोई पंगा नहीं मुझे ले नहीं सकता। बनना वो सरदार, मुझे नहीं बनना वो जो सरदार वो बना रहे थे उसका मुझे बड़ा गलत सा कुछ माइंड में उसका मतलब बन रहा था मेरे, मुझे जब वो बोल रहे थे तो सोचिए मैं मतलब आई डोंट वांट टू इवन के मैं सोचूं भी, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि आप जब हमारा हैंडपंप देंगे हम उसी वक्त आपका ट्रेन का डब्बा वापस कर देंगे, हमें क्या करना है, लेकिन ये कि वो सनी आप देओल लोग सोचिए। सनी देओल अब तो एमपी है हमारे यहाँ, तो वो पता नहीं वो हैंडपंप कहाँ लगा लिया उन्होंने, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा लिया होगा जहां पर पानी नहीं आता होगा, अब वो नहीं मिल पाएगा, मुझे उम्मीद कम है। थैंक यू सो मच रॉय जी कि आज आपने ज्वाइन किया और आपने बर्दाश्त की, मेरी इतनी खराब आवाज हो रही है, लेकिन ये कि आई होप कि 3-4 डेज में मैं कुछ और बेहतर फील करूंगी और दोबारा हम आपसे मिलेंगे और फिर हम शो करेंगे। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू। Bye.